हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे वीडियो टेस्ट माइनर 1 के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मैं मानता हूं कि ये जो माइनर 1 है इसका सॉल्यूशन अपन पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण इसको अपन डिले किया था। साथियों, आगे से जितने भी माइनर टेस्ट होंगे और फुल टेस्ट होंगे वो समय पर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो साथियों, आज का पहला सवाल आ जाता है। पहला सवाल क्या दे रखा है? विश्व का सबसे बड़ा वह सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछा गया है। तो कौन सा साथियों? तिब्बत का पठार माना जाता है, जिसको दुनिया की छत कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, क्वीन मोड पर्वत श्रेणी कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अंटार्कटिका के अंदर से ये आपको क्वीन मोड्स पर्वत आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित नदी निर्मित मैदान में असंगत युग्म का चुनाव आपको करना है। पहला बात करें, दजला फरात का मैदान है साथियों, ये इराक में है। कहाँ पर है? इराक में है, ईरान में नहीं है। ठीक है। दूसरा बात करें, इरावदी का मैदान है, म्यांमार में आ जाता है। तीसरा जो आ जाता है मेकांग का जो मैदान है, ये इंडो चीन में आपको देखने को मिलेगा। और जो चौथा आ जाता है मीनाम का जो मैदान है वो थाईलैंड में आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ये असुमेलित आपको देखने को मिल जाता है। दूसरी बात और साथियों, ये माइनर टेस्ट है, ये टॉपिक वाइज अपन कर रहे हैं। जब फुल टेस्ट होगा उसमें से आपका कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या तथा जैव विविधता वाला मरुस्थल आपसे पूछा गया है। तो अपना कौन सा जाता है? थार का मरुस्थल माना जाता है, जिसका विस्तार अपन बात करें तो भारत और पाकिस्तान के मध्य आपको देखने को मिल जाता है। सहारा मरुस्थल के बारे में बात करें तो साथियों, ये उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें, ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ये आपको कहाँ पर मिलेगा साथियों? ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा थार का मरुस्थल रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंध वनों को कहा जाता है। तो साथियों, इनको क्या कहा जाता है? सेलवास के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है साथियों, केटर भरी घास के मैदान हैं। तो साथियों, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को ये आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों वीडियो वालों के लिए। सवाल दिया गया है, अनातोलिया का पठार अवस्थित है। तो साथियों, ये अनातोलिया का जो पठार है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको कयुन लुन हिमालय, व दूसरा आ जाता है हिमालय पर्वत श्रेणी के मध्य आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा माउंट कोटोपेक्सी रहने वाला है। ये माउंट कोटोपेक्सी है कहाँ पर साथियों? इक्वाडोर में है। कहाँ पर है? इक्वाडोर में आ जाता है। दूसरा बात करें, इंपॉर्टेंट है ये माउंट किलिमंजारो, तो ये तंजानिया में है साथियों। कहाँ पर है? तंजानिया में आपको देखने को मिलेगा। इससे संबंधित सवाल 100% बनता है। दूसरा बात करें माउंट ताल के बारे में, तो साथियों ये माउंट ताल है, ये फिलीपींस के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। और ये दूसरा जो आता है माउंट पिनाटुओ, ये भी आपको फिलीपींस में देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म के बारे में बात हो रही है। एक तरफ आपको मरुस्थल दे रखा है, दूसरी तरफ आपको स्थिति दे रखी है। तो पहले बात करते हैं, एक तरफ मरुस्थल है जिसका नाम आ जाता है रूब अल खाली, ये दक्षिणी सऊदी अरब में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा बात करें, दस्त ए लुत है, ये भी आपको इराक में देखने को मिलेगा। लद्दाख बात करें तो भारत में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है नेगेव, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साथियों? ये इराक में नहीं है, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? दक्षिणी इजराइल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। दक्षिणी इजराइल में आपको देखने को मिलेगा, ये आपका असुमेलित देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, बाल्कस झील स्थित है। तो बाल्कस झील कहाँ पर आपको साथियों? ये आपको देखने को मिलेगी कजाकिस्तान में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन का शोक कहलाती है? ठीक है। जो चीन की नदी है साथियों उसको कहा जाता है, इसका सही आंसर जो हांगहो रिवर है इसको चीन का शोक कहा जाता है। इसको पीली नदी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? पीली नदी भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो जूट उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो सुंदरबन डेल्टा है वो सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। और बात करें साथियों, अगर आपसे ये पूछ सकता है कि सुंदरबन डेल्टा वो कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं, तो वो आ जाती हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना है। इन नदियों के द्वारा सुंदरबन डेल्टा बनाया जाता है साथियों। ठीक है। दूसरा बात करें ये है कहाँ पर, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। तो साथियों कौन सी आ जाती है, वो आ जाती है आमूर नदी आती है। कौन सी आती है साथियों, आमूर नदी आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप को अंध महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो अंध महाद्वीप की संज्ञा है वो अफ्रीका महाद्वीप को दी जाती है साथियों। जितनी भी सारी की सारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना साथियों, मैंने RS प्री के लिए पढ़ाई थी, उसमें से जाकर आप देख सकते हो, सारा का सारा आपको कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि विक्टोरिया झील स्थित है। तो जो विक्टोरिया झील है साथियों, ये केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी है साथियों, ये आ जाती है कांगो नदी आपको देखने को मिल जाती है। एक बात और याद रखना साथियों, जो अपने भारत के अंदर से या फिर राजस्थान के अंदर से बोल सकते हो, तो कौन सी रेखा आती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या करती है, कर्क रेखा को एक नदी काटती है साथियों। जब अपन राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें नाम आता है माही नदी का। उल्टे यू आकार का निर्माण करती है, तो वो माही नदी है, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। और बात करें साथियों, जो ये कांगो नदी है ये अफ्रीका महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगी। एक चीज़ और याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर से 3 रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी 3 रेखाएं हैं, एक तो आ जाती है साथियों भूमध्य रेखा आती है। कौन सी आती है, भूमध्य रेखा जाती है। दूसरा बात करें तो साथियों कौन सी आती है, कैंसर लाइन, कर्क रेखा। ठीक है। कर्क रेखा के बाद में एक और आ जाती है साथियों मकर रेखा। ये तीनों की तीनों रेखाएं आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलती हैं। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें आपको तीनों रेखाएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल आ जाता है, चीहू आहुआ मरुस्थल स्थित है। तो साथियों कहाँ पर आ जाता है, ये आपको मिलेगा मेक्सिको में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें अपन चीन के बारे में, तो चीन में 2 मरुस्थल आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। एक का नाम आता है गोबी का मरुस्थल और दूसरा जाता है साथियों, क्या नाम आता है उसका, वो आ जाता है टकला मकान आ जाता है। ये दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं साथियों, याद रखना, टकला मकान आ जाता है। ठीक है। नामीबिया के बारे में बात करें तो नामीबिया में एक का नाम आता है नामीब। एक का नाम आएगा कौन सा साथियों, नामीब आएगा, और दूसरे का जाता है कालाहारी। ठीक है। ब्राज़ील के बारे में बात करें तो साथियों ब्राज़ील में मिलेगा आपको केटिंगा। कौन सा मिलेगा, केटिंगा मरुस्थल आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से घास के मैदानों को विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं। तो साथियों ये सवाना घास के मैदानों को कहा जाता है। इसका विस्तार बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और भारत में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सू नहर कौन सी झीलों को जोड़ती है। तो सू नहर है साथियों ये सुपीरियर और एक और आ जाता है हुरन नहर को जोड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से विश्व की सबसे ऊंची नौका में झील स्थित है। तो कौन सी आ जाती है साथियों, वो आ जाती है, ये आपको देखने को मिलेगी बोलिविया और पेरू की सीमा पर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से घास के क्षेत्रों को शिकार की भूमि, बोले तो शिकार की भूमि कहते हैं। तो साथियों वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है, वो आ जाता है साथियों ग्रांचा को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो फेजेंडा क्या होता है। तो फेजेंडा होता है ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उनको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हार्ज पर्वत स्थित है। तो जो हार्ज पर्वत है साथियों कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको जर्मनी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस देश में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। वो सवाल आपसे बात की गई है। तो देखो मिस्र में गुजरती है, मेक्सिको में गुजरती है, भारत में गुजरती है और ईरान में नहीं गुजरती है। वैसे देखा जाए तो कर्क रेखा है ये आपको 17 देशों से होकर गुजरती हुई देखने को मिल जाती है, जिसमें से मेक्सिको हो गया, बहामास हो गया, पश्चिमी सहारा हो गया, मोरिटानिया हो गया, माली हो गया, अल्जीरिया हो गया, नाइजर हो गया, लीबिया हो गया, चांद हो गया, मिस्र हो गया, सऊदी अरब हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ओमान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, चीन हो गया और ताइवान हो गया। इन देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से, 17 देशों से होकर गुजरती है, ये याद रखना।
नेक्स्ट सवाल दिया गया है साथियों, माउंट मैकिले स्थित है, तो ये कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में आपको देखने को मिल जाती है। एक आती है साथियों अफ्रीका में, माउंट किलिमंजारो है, वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इन चोटियों के बारे में पूछा गया है सवाल। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो एक तरफ नदी दे रखी है, उनकी दूसरी तरफ सहायक नदियाँ दे रखी हैं। मिसिसिपी है, मिसिसिपी की जो सहायक नदी आ जाती है साथियों ओहियो आ जाती है। ठीक है। दूसरा बात करें अमेजन नदी है, इस अमेजन नदी की सहायक नदी दे रखी है मडेरा, ये भी आज सही है। दूसरा बात करें मरे है, मरे की जो सहायक नदी है वो डार्लिंग आ जाती है। हांगओ रिवर, हांगओ रिवर है जिसको क्या कहा जाता है साथियों? पीली नदी कहा जाता है, जो अपन पहले भी पढ़ कर आए थे। इसकी जो नदी है ये मीन नदी नहीं है, इसकी सहायक नदी आपको राइन देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर 4 तो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछा गया है, तो कौन सा पूछा गया साथियों? एंजिल जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। और बात करें साथियों, जो एंजिल जलप्रपात है ये आपको कौन सी नदी पर मिलेगा? ये मिलेगा चुरुन नदी पर। कौन सी नदी पर मिलेगा आपको? चुरुन नदी पर देखने को मिल जाता है। और ये स्थिति बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर से वेनेजुएला है, वहाँ पर आपको ये एंजल जलप्रपात देखने को मिल जाता है। कभी कभार आपको चुरुन की जगह कौन सी नदी देख लेगा? केरोनी नदी भी देख सकता है। जो केरोनी नदी है ये चुरुन की सहायक नदी है, तो वहाँ पर भी आपको सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में नहीं है? तो देखो साथियों एटलस नहीं है। एटलस कहाँ पर आपको मिलेगी? अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी साथियों? अफ्रीका महाद्वीप में आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? तो कौन सा आता साथियों? वो आ जाता है, वो आएगा सही आंसर कोसी उसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको औद्योगिक प्रदेश दे रखी है, एक तरफ उनकी स्थिति दे रखी है। देखो पहला बात करते हैं, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक बात आ जाती है। दूसरा बात करें राइन औद्योगिक प्रदेश, ये फ्रांस में न होकर साथियों आपको कहाँ पर मिलेगा? जर्मनी में मिलेगा। ये आपकी बात यहाँ पर से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में एक तरफ नगर दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको उद्योग दे रखे हैं। तो बात की जाए पिट्सबर्ग है, यह आपको किसके लिए फेमस माना जाता है साथियों? ये लौह इस्पात के लिए फेमस माना जाता है। दूसरा बात करें डेट्रॉइट है, ये किसके लिए फेमस माना जाता है? ये मोटर गाड़ियों के लिए फेमस माना जाता है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट आता है हैम्बर्ग, ये हैम्बर्ग आपको क्या पर मिलेगा? ये पोत निर्माण के लिए फेमस माना जाता है। नेक्स्ट आता है साथियों ओसाका, ओसाका है ये वस्त्र उद्योग के लिए फेमस माना जाता है। तो इसके अंदर से कौन सा सही रहेगा साथियों? ये आ जाता है तीसरे वाला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ब्लैक कंट्री के नाम से विख्यात औद्योगिक प्रदेश है, तो कौन सा था साथियों? वो जाता है मिडलैंड आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से किस सागर या झील में सर्वाधिक लवणता है? तो साथियों किस में मिलेगी आपको? वोन सागर में देखने को मिलेगी। वोन सागर की स्थिति बात करें तो साथियों ये तुर्की में आपको देखने को मिलेगा। मृत सागर बात करें तो ये आपको दक्षिणी पश्चिमी एशिया में देखने को मिल जाएगा, और साथ ही बात करें तो जॉर्डन और इजराइल में देखने को मिल जाता है। लाल सागर के बारे में बात करें तो एशिया और अफ्रीका में मिलेगा। ग्रेट साल्ट लेक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया है। देखो एक तरफ से कर्सियाँ दे रखी है और कौन कौन सी जगह कौन कौन से देशों में होती हैं वैसे इनको दे रखा है। झूम है ये भारत में होती है साथियों। मिल्पा है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? ये रोडेशिया में देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करें तो लादांग है, ये आपको मलेशिया में देखने को मिलेगी। चेन्ना है साथियों, ये चीन में मिलेगी। ये जिसमें मिलेगी चीन में खेती की जाती है, जिसमें से मोटे अनाज को प्रमुख उगाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट बात करें साथियों तो जापान का निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदेश कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों कौन सा जगह? नागोया उसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दिया गया कि पाम ऑयल परिवहन के कारण कौन सी नदी को तेल नदी कहते हैं? तो साथियों किसको कहा जाता है? नाइजर नदी को कहा जाता है। नाइजर नदी है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? ये पश्चिमी अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाती है। नील नदी है यह भी अफ्रीका में देखने को मिलेगी। वोल्टा नदी है ये भी आपको पश्चिमी अफ्रीका में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व की अधिकतम जनसंख्या रखने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा जाता है साथियों? ये दक्षिणी पूर्वी एशिया माना जाता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ आपको उपनाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान आ जाता है।
मोतियों का जो द्वीप है वो किसको कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है साथियों। नहरों का देश है वो पाकिस्तान को कहा जाता है। स्वर्णिम पगोडा का जो देश है वो किसको कहा जाता है साथियों? म्यांमार को कहा जाता है। दूसरा जाता है एडियाटिक की रानी है वो वेनिस को कहा जाता है। तो देखो इसके अंदर से कौन सा सही रहेगा? ए में चौथे वाला ऑप्शन नंबर पहला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित युग्मों को असम्मिलित के बारे में बात हो रही है। कंपाज है, ये ब्राज़ील में जाता है, देखने को मिलेगा इसकी अवस्थिति। दूसरा जाता है लानोस। लानोस साथियों ये मेक्सिको में नहीं है, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये कोलंबिया में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा साथियों? कोलंबिया के अंदर से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये सेकंड वाला असम्मिलित है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व के सबसे छोटे कद की जनजाति पिग्मी किस नदी के बेसिन में निवास करती है? तो साथियों ये कांगो नदी के बेसिन में निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्राज़ील की सीमा से लगा हुआ नहीं है? तो साथियों को आ जाता है इक्वाडोर। इक्वाडोर के बारे में बात करें तो इक्वाडोर के अगर उत्तर की तरफ आप जाओगे तो आपको कोलंबिया देखने को मिलेगा। पूर्व और दक्षिण में बात करें तो पेरू आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप महाद्वीप में नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सी नदी साथियों? ये आती है ओरिनोको आ जाती है। ओरिनोको है ये दक्षिणी अमेरिका में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में टुंड्रा वनस्पति के उदाहरण हैं। तो टुंड्रा वनस्पति के जो उदाहरण माने जाते हैं मोस और लाइकेन माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वन संरक्षण से संबंधित चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है साथियों? ये उत्तराखंड से आ जाता है और चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो मैंग्रोव वनस्पति है कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। दूसरा सुंदरबन डेल्टा पश्चिमी बंगाल में भी पाई जाती है। महानदी कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टाई भागों में भी पाई जाती है। तो ये सारे के सारे आपके सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी प्रमुख वृक्ष प्रजातियां तो किसकी हैं साथियों? ये आ जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की मुख्य वृक्ष प्रजातियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में वन्य जीवों की कौन सी प्रजातियां केवल भारत में पाई जाती हैं? तो साथियों जो घड़ियाल और मगरमच्छ हैं ये केवल भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साथियों ये जो साइलेंट वैली है ये आपको देखने को मिलेगा नीलगिरी जैवमंडल निश्चय में स्थित माना जाता है। और बात करें साथियों जो नीलगिरी जैवमंडल निश्चय है ये भारत का प्रथम जीवमंडल निश्चय है, ये भी याद रखना। अगर सुंदरबन जैवमंडल निश्चय के बारे में बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है साथियों? पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। नंदा देवी जैवमंडल निश्चय है ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? उत्तराखंड में देखने को मिल जाता है। नीलगिरी जैवमंडल निश्चय है ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। और एक आ जाता है मन्नार की खाड़ी जैवमंडल निश्चय है ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला है? ये थर्ड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में असंगत युग्म का चयन करना है। हाथी परियोजना है 1992 है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें साथियों बाघ संरक्षण परियोजना है ये 1973 में जाती है। लेकिन जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना ये साथियों आपको 1986 देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? 1986, 1952 नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल निश्चय यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल है? तो कौन सा जाता है साथियों? मन्नार की खाड़ी भी है, पचमगढ़ी भी है और दूसरा था ग्रेट निकोबार भी जाता है। और ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। उपयुक्त सभी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है निम्नलिखित वन्य जीव और निवास स्थान से असम्मिलित युग्म के बारे में बात हो रही है। हाथी के बारे में बात करें तो असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण व आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। ठीक बात है। एक सींग वाला गेंडा है साथियों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये असम में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? असम में देखने को मिलेगा। अगर बात करें कहाँ कहाँ पर जिया जाता है, कांजीरंगा और मानस ओरांग में देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये असम्मिलित आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से
असुमेलित युग्म का चयन करना है। एक सींग वाला गेंडा है, ये काजीरंगा अभयारण्य में मिलेगा। ठीक है। बंगाल टाइगर के बारे में बात करें तो बंगाल टाइगर आपको देखने को मिलेगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा। दूसरा जाता है नीली भेड़। नीली भेड़ है साथियों आपको ये हिमालय क्षेत्र में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेगी। नीलगिरी क्षेत्र के बारे में बात करें तो साथियों इसमें से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु वाला क्षेत्र शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से असुमेलित उद्गम को छांटना है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस है, ये 2 फरवरी को बनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस है साथियों, ये 21 मार्च को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 21 मार्च को। तो 22 मार्च को क्या बनाया जाता है साथियों? विश्व जल दिवस बनाया जाता है, विश्व जल दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला असुमेलित है। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता स्थल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में निम्न में से कौन सा वन पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि हेतु प्रसिद्ध है? तो साथियों वो कौन सा आता है? वो आएगा शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और कांटेदार वन है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये आ जाता है साथियों जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है ये माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि टाइगर प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला दे रखा है कि भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक बात आती है साथियों। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में होती है, न कि 1972 में। ठीक है, 1973 में ये ऑप्शन आपका गलत रहेगा। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना आदि बाघ रिजर्व हैं, ये बात सही आती है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों आपका पहला कथन और तीसरा कथन सही है। पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। दूसरा बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों देखो सबसे पहले बात करें तो कौन सा फेमस माना जाता है? यह आ जाता है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है और ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है साथियों। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में फेमस है, मतलब इसकी स्थिति आ जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। बात करें जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है साथियों ये असम में देखने को मिलेगा और जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये साथियों सिक्किम में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है, ये बात भी सही आती है। दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय पारिस्थितिकी जनक कौन है? तो भारतीय पारिस्थितिकी जो जनक माने जाते हैं रामदेव मिश्रा माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, इम्पोर्टेंट सवाल है, पटवार वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और किसके लिए इम्पोर्टेंट है? वीडियो वालों के लिए भी फेमस है। देखो साथियों, नंदा देवी जीव मंडल निश्चय है, ये कहाँ पर है साथियों? उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर में नहीं है। सही सुमेलित है वो पूछा गया है। मानस जीव अभ्यारण्य है, मानस जीव मंडल निश्चय है, ये साथियों कहाँ पर है? ये असम में है। कहाँ पर है साथियों? असम में देखने को मिलेगा। सिमली पाल जीव मंडल निश्चय है साथियों, ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। ये बात आपकी एकदम सही आती है, ये आपका आंसर हो जाता है पचम। दूसरा जाता है पंचमढ़ी जीव मंडल निश्चय है साथियों, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सा है? तो उत्तराखंड में बात करें साथियों नंदा देवी है। कौन सा है? नंदा देवी है। और इधर तमिलनाडु में बात करें तो मन्नार की खाड़ी वाला है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कंप्यूटर के सवाल आ जाते हैं, सरल से सवाल हैं। सवाल दिया गया है कि कंप्यूटर की वह विशिष्टता जिससे प्रोग्राम, सूचना एवं आंकड़ों का संग्रह किया जाता है वह कहलाती है। तो साथियों उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है स्टोरेज कैपेसिटी कहा जाता है या फिर संग्रहण क्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। तो द्वितीय पीढ़ी का जो उदाहरण माना जाता है CDC 3600 माना जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है VLSI का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया, तो VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस है साथियों प्लॉटर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट ऑपरेट हो रहे हैं या फिर उचित ढंग से जुड़े हुए हैं? तो साथियों ये कौन सी आती है? ये बूटिंग होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है निम्न में से कौन सी एक साउंड फाइल फॉर्मेट है। तो साथियों कौन चाहती है, .acc मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त किसी फाइल का फाइल नेम अधिकतम कितने करैक्टर का होता है। तो साथियों ये होता है 255 का। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिया गया देखो कथन ये है कि वर्तमान में कंप्यूटर और लैपटॉप्स में साटा प्रकार की हार्ड डिस्क का प्रयोग होता है। दूसरा बात करें साथियों, क्योंकि पाटा ड्राइव के मुकाबले साटा हार्ड डिस्क की डेटा ट्रांसफर रेट अधिक होती है। तो उपयुक्त दिए गए कथन व कारण को पढ़कर नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन आपको करना है। देखो साथियों दोनों के दोनों कथन हैं वो एकदम सही हैं। ठीक है, कारण और कथन है वो दोनों सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पूछा गया है बिट का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया, सरल सा सवाल है। तो बिट का जो पूर्ण रूप होता है उसको बाइनरी डिजिट कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वह स्मृति प्रबंधन जो प्रोसेस को स्मृति में गैर संगत रूप से संग्रहित करने की अनुमति देता है। तो साथियों वो कौन चाहता है, वो आ जाता है पेजिंग आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डिलीट इंसर्ट कुंजियों का माना जाता है। तो इन कुंजियों को क्या कहा जाता है साथियों, इन कुंजियों को कहा जाता है स्पेशल कीज के नाम से जाना जाता है, फिर विशिष्ट कुंजियाँ कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बूटिंग अनुदेश से संग्रहित होते हैं। तो जो बूटिंग होते हैं वो सारे के सारे जो अनुदेश होते हैं वो रोम में संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक निबल बराबर आपसे पूछा गया तो 4 बिट होता है साथियों, कितना होता है, 4 बिट होता है। ऑप्शन नंबर पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ELD का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले मॉनिटर, इसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति आपसे पूछी गई है। तो साथियों आती है 30 से लेकर 600 CPS इसमें से मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, मैथ के सवाल आ जाते हैं। तो पहला सवाल आता है देखो छिहत्तर का। ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी चीज़ों को लागत मूल्य पर बेचता है किंतु वह 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम तोलता है। लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है। मतलब कि सीधी सी बात है कि 50 ग्राम वो कम तोल रहा है तो 50 ग्राम उसको लाभ हो रहा है साथियों। देखो 50/900 50 गुणा 100 आ जाता है साथियों। जब इसमें से 0 से 0 कट जाता है, ये 5 से और ये इधर से 19 से कट जाएगा, तो आपके पास में कितना आएगा साथियों, 5/5.26% आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरे वाला। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अक्स वाई का 80% है तो वाई अक्स का कितने प्रतिशत है, वो सवाल पूछा गया है। देखो साथियों इसको इस प्रकार से करेंगे, अक्स बराबर 0.80 वाई अपन लिख सकते हैं। ठीक है, वाई के बारे में बात करें तो अक्स बटा जाता है साथियों 0.80 आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब अपने को क्या निकालना है, वाई अक्स से कितने परसेंट है, तो इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे, अक्स बटा 0.80 बटे अक्स मल्टीप्लाई 100 आ जाता है साथियों। जी अक्स अक्स कैंसिल हो जाता है तो आपके पास में कितना आएगा, 1/0.80 गुणा 100 आ जाता है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास में 125% आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी आयत की लंबाई को 10% कम और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सीधी सी बात है साथियों, देखो आयत की लंबाई है वो पहले कितनी थी, 100 थी, अब वो कितनी हो गई, यहाँ पर 90 हो जाती है। और दोबारा बात करें, अगर आयत की चौड़ाई है वो 100 थी, अब की बार उसको कितना कर दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया, मतलब कि 110 आ जाता है साथियों। जब अपन ये तो आ जाती है पुरानी आ जाती है, जब वास्तविक आती है ये भी बढ़ा दिया घटा दिया गया वो आ जाती है। तो इसके अंदर से क्या होगा साथियों, कमी आपको देखने को मिलेगी और वो कमी मिलेगी 1% की। ठीक है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है साथियों कि एक गाँव की वर्तमान जनसंख्या आपको दे रखी, वो दे रखी है 1,30,910 दे रखी है। यदि गत वर्षों में क्रमशः 6% की वृद्धि 5% की कमी हुई तो 2 वर्ष की जनसंख्या थी वो पूछा गया है। तो देखो साथियों इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, सरल सा सवाल है। पहले 6% अपन वृद्धि करें, मतलब कि 106/100 आ जाता है साथियों। उधर बात करें 5% की कमी हो जाती है तो 95/100 आ जाता है। इसके बराबर 1,30,910 आ जाता है साथियों। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास में से आंसर नंबर पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दिया गया कि चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने से एक व्यापारी 360 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो बताओ चीनी की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, वो सवाल पूछ रहा है। देखो साथियों सबसे पहले बात करें तो 360 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है, ये बात यहाँ पर कही गई। यहाँ पर यह भी बोला कि 10% की कमी, मतलब कि 360 का
10% कितना हो गया साथियों, 36 रुपये हो गया। कितना हो गया साथियों, 36 रुपये। अगर 36 रुपये किसके बराबर हो गया साथियों, 500 ग्राम के बराबर हो जाता है। अगर इसी प्रकार से बात करें, अगर 1 किलो चीनी का मूल्य आपको निकालना है तो 72 रुपये आपको बता सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं 10% कमी के बाद में कितना होगा साथियों, 72 रुपये आपको देखने को मिलेगा। अगर देखो 10% से पहले की बात कर, मतलब कि ये कह सकते हो कि 90% है, ये 72 के बराबर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अपन इसको किस प्रकार से करेंगे, 72/90 गुणा 100 आ जाता है। तो यहाँ पर से कितना, जब इसको काटेंगे तो आपके पास में 80 रुपये था। 10 रुपये मतलब कि 10% कमी से पहले 80 रुपये आपको देखने को मिल जाता है। अब इसका तो कितनी मात्रा खरीद सकते हैं, तो 360/80 का जब दोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 4.5 kg आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर पहले वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक व्यंजक है x की क्यूब y की क्यूब में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% और 20% की कमी करके एक व्यंजक के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो पूछा गया है। देखो साथियों, अपन क्या करेंगे, यहाँ पर से x% में कमी बता रही है, मतलब कि x% में कमी कितनी होगी, 25% की कमी हो रही है, तो 0.75x अपने यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से मतलब कि 20% है तो 20% को अपन कितने लिखेंगे, ये x की वैल्यू है, ये y की आ जाती है साथियों, 20% यहाँ पर कमी आएगी तो 0.80y अपन इसको लिख सकते हैं। अब क्या करोगे, यहाँ पर से x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, यहाँ पर x की क्यूब और y की स्क्वायर है, उस यहाँ पर इसका वैल्यू रख दो साथ। तो इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे, 0.75x की क्यूब और साथ ही 0.80y का स्क्वायर लिख लेंगे। जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास में मिलेगा 0.27x की क्यूब और y की स्क्वायर मिल जाएगा साथियों, y का स्क्वायर मिलेगा, ये पॉइंट में है। अब अपने को क्या निकालना है साथियों, कि परसेंटेज के अंदर से निकालनी है। तो कमी के बारे में बात करें तो x की क्यूब x की क्यूब y का स्क्वायर माइनस का जाता है 0.27 x की क्यूब y का स्क्वायर बटे आ जाता है x की क्यूब और y का स्क्वायर आ जाता है। इसमें से सारे में से कॉमन क्या आएगा साथियों, यहाँ पर से x की क्यूब और y का स्क्वायर कॉमन आ जाता है। तो आपके पास में क्या टर्म बचेगी, यहाँ पर बचेगी 1 माइनस का 0.27/1 बचेगा साथियों। जब आप इसको घटाते हो तो आपके पास में 0.73 बचेगा। परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 से आप करोगे तो आपके पास में 73% की क्या मिलेगी साथियों, कमी देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी ने 54% अंक प्राप्त किए और जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक प्राप्त थे, तो परीक्षा में पूर्णांक आपसे पूछा गया है। देखो साथियों, इस प्रकार के सवालों को अपन किस प्रकार से करेंगे, जैसे यहाँ पर से 45 अक्स आ जाता है, मतलब कि अक्स अपन मान लेते हैं कि कुल अंक अपने अक्स माने। अक्स के बाद में अपन क्या करेंगे, अक्स का 45% अपन ये कह सकते हैं कि 0.45 अक्स अपन मान लिया, और ये कितने अंकों से कम हो जाता है, ये 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उधर अपन बात करें, दूसरा जो विद्यार्थी है वो कितना मिलता है, उसको 54% अंक मिलते हैं, तो मतलब कि 0.54 अक्स मिल जाएगा, और वो कितने अधिक मिलता है, 0.45 आपको अधिक मिल जाता है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में 90 बराबर आ जाता है 0.09 अक्स मिलेगा साथियों। अक्स की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 90/0.09 आ जाता है साथियों। जब इसको इससे हटाओगे तो आपके पास में जो आंसर बचेगा वो आएगा 1000। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है साथियों कि एक कॉलेज में सभी छात्रों में से 12% की रुचि खेलों में है तथा कुल छात्रों में से 10% की रुचि नृत्य में है तथा छात्रों के 3/4 की रुचि है वो गायन में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है। तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, वो सवाल पूछा गया। एकदम सरल तरीके से करेंगे साथियों। अब देखो साथियों, यहाँ पर से अपन क्या मान लेते हैं कि कुल छात्र हैं वो अक्स मान लिए। कितने माने अपने, अक्स माने, मतलब कि यहाँ पर से बता रहा है कि 12% है वो खेल की, उसमें से आ जाती है अक्स का 12% आएगा, 0.12 अक्स आएगा। दूसरा बात करें नृत्य में बात करें तो 0.10 अक्स आ जाता है। ठीक है, तीसरा बात करें तो यहाँ पर से क्या लिखा, 3/4 मतलब कि 3/4 अक्स आ जाता है। 3/4 का मतलब हो गया 0.75 अक्स हो गया। ये किस में है साथियों, ये आ जाती है गायन में। और 15 जो लोग हैं जिसमें किसी में रुचि नहीं है, तो इसको अपन कितना करेंगे, 0.12 अक्स प्लस का 0.10 अक्स प्लस का 0.75 अक्स और 15 आ जाते हैं यहाँ पर से ये जिसमें से किसी में रुचि नहीं है। टोटल कितने हैं, अक्स छात्र हैं। अब इसके अंदर से आप आराम से निकाल सकते हो साथियों। किस प्रकार से निकालोगे, यहाँ पर से जब इन सारों को टोटल करोगे तो आपके पास में कितना निकलेगा, अक्स बराबर निकलेगा 15/0.03 निकलेगा साथियों। तो आपके पास में जो अक्स की वैल्यू आएगी वो 500 आएगी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दिया गया है कि एक विद्यालय में कुल 1800 विद्यार्थी हैं, कुल 4% लड़कों को छोड़कर सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। आज 5% लड़कियों को छोड़कर सभी विद्यार्थी उपस्थित थे, लेकिन दोनों दिन विद्यालय में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या समान थी। विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सरल सा सवाल है साथियों, कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले बात करें तो टोटल हैं वो कितने आ जाते हैं, यहाँ पर से 1800 दिए गए हैं। अब यहाँ पर से क्या करा साथियों कि 4% लड़के हैं वो छोड़कर उपस्थित थे, ठीक है। तो यहाँ पर से कितना आएगा साथियों, यह आ जाता है 0.96। बॉयज़ तो देखो कितने आए थे, 0.96 उपस्थित थे, और जो लड़कियां थी वो पूरी उपस्थित आपको देखने को मिलेंगी। ये तो पहला दिन हो गया। दूसरा दिन के बारे में बात करें, दूसरे दिन में कितना बता रखा साथियों कि 5% बता रखा, तो यहाँ पर से B+ का जाता है और 0.95 गर्ल्स आ जाती है। ये दूसरा अपन मान सकते हैं। बाद में यहाँ पर क्या करा साथियों, देखो यहाँ पर ये करा कि लेकिन दोनों दिन विद्यालय में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, समान थी। इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया, बराबर रख देते हैं। बराबर रखेंगे तो अपने पास में से क्या आएगा साथियों, जी की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। जी की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, 4/5 B आ जाएगी। कितनी आएगी, 4/5 आएगी। अब क्या करेंगे साथियों, आपके पास में B+G बॉय प्लस गर्ल्स हैं, जो इसकी संख्या है वो 1800 आपको पास में दे रखी है। यहाँ पर से मैं जी की वैल्यू निकाल कर आया हूँ, तो यहाँ पर से B+ का 4/5 B बराबर आपके पास में 1800 आ जाएगा साथियों। यहाँ पर से जब B की वैल्यू निकालोगे एलसीएम लेकर, तो आपके पास में कितनी बचेगी, 9000 बटा जाता है साथियों, यहाँ पर 9 आ जाती है। तो यहाँ पर से बॉयज़ की जो संख्या आएगी वो 1000 आपके आंसर आएगी। ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल मत हैं वो 8500 मत पड़े। इस चुनाव में 20% मत है वो अवैध घोषित कर दिए गए, और जीतने वाला उम्मीदवार कुल वैध मतों का 58% मत प्राप्त करता है। तो बताओ हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, वो सवाल पूछा गया है। देखो साथियों, जो टोटल मत हैं वो कितने हैं, 8500 आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से 20% अपन निकाल लेंगे तो अपने पास में से कितना आएगा, 1700 बचेगा। 1700 अवैध आ जाते हैं, तो जो अब वैलिड जो मत हैं वो कितने आ गए साथियों, ये आएंगे 6800 आपको देखने को मिलेंगे। ये वैलिड मत हैं जिसके अंदर से अब इनका मुकाबला होना है। अब यहाँ पर से क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर अपन बात करें जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं, 58% मिल रहे हैं। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे साथियों, 42% मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर से 6800 का 42% अपन निकालेंगे तो अपने पास में से आंसर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि अपने को हारने वाले का पता करना है। तो यहाँ जब इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास में 2856 आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दिया गया है कि एक है जिसमें से 40,000 रुपये का भुगतान आदेश पर एक व्यक्ति के पास में से 10%, 10% और 30% की 3 क्रमिक छूट है, और 40%, 5% और 5% की 3 क्रमिक छूट के बीच एक विकल्प है। बेहतर ऑफर चुनकर वह x रुपये अधिक बचा सकता है। तो x का मान आपसे पूछा गया है। देखो साथियों, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहली वाली छूटों में है उनके बारे में बात करते हैं। पहले वाली जो छूटों के अंदर से 10%, 10% और 30% दे रहा है, 40,000 है। इस 40,000 के अंदर से बात करें तो साथियों अपने पास में से कितनी छूट दे रहा है, यहाँ पर से छूट दे रहा है साथियों ये 10% की, मतलब कि 0.90 का मुकाबला होगा। तो आपके पास में कितना आएगा, 36,000 आ जाएगा। 10% ऑफ हो गया। अब इस दोबारा से इसके ऊपर से कितना दे रहा है, 10% ऑफ दे रहा है, तो मतलब कि 0.90 अपन इसको लिख सकते हैं। तो आपके पास में कितना हो गया, 32,400 हो गया, ठीक है। अब 32,400 के बाद में 30% की छूट और दे रहा है, तो यहाँ पर से 0.70 से और मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर से कितना आएगा, 22,680 आएगा साथियों, ठीक है। अब जो पहली श्रृंखला है उसमें से आप टोटल घटा दो, 40,000 थे, 40,000 में से आप किसने घटाओगे, 22,680 घटाओगे तो आपके पास में 17,320 आ जाएगी। ये तो पहली छूट की श्रृंखला होगी। अब दूसरी जो श्रृंखला है उसमें से बात करें तो देखो 40,000 है। इस 40,000 में से पहले क्या दे रहा है, 40% की छूट दे रहा है, तो 0.60 कर सकते हैं, तो इसके से 24,000 आ जाएगा, ठीक है। अब 24,000 के अंदर से बात करें तो साथियों आपके पास में 5% की छूट दे रहा है, तो अपन 0.95 कर देंगे तो आपके पास में कितना बचेगा, 22,800 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 22,800 बचेगा। अब बाद में बात करें साथियों 22,800 है। इस 22,800 में दोबारा से 5% की छूट दे रहा है, मतलब कि 0.95 दे रहा है, तो आपके पास में कितना आएगा, 21,660 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 21,660 आ गया। अब 21,660 आ गया, इसको दोबारा से आप घटा दो किस में से, 40,000 में से, यहाँ से घटाओगे 21,660 आ गया, तो आपके पास में जो आएगा वो 18,340 आ गया साथियों।
अब क्या करता है साथियों, यहाँ पर से इन दोनों का डिफरेंस आपको देखना है, किस किस का, यहाँ पर से देखना है 17,320 का और 18,340 का। इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास में 1,020 रुपये आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है साथियों, 87 का दे रखा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। ठीक है, जबकि अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया है और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया है, तो लाभ दोगुना हो जाता है। यदि वास्तविक अंकित मूल्य 300 रुपये है तो वास्तविक विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। अब इसको देखो साथियों, अपन किस प्रकार से करेंगे। मैंने सीपी मान लिया साथियों, अक्स मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर से 300 बराबर, मतलब कि यहाँ पर से बता रखा है कि 300 रुपये दे रखा है, तो इसके बराबर कितना है, यहाँ पर से दे रखा है अक्स, और कितना परसेंट बढ़ा गया, 50% बढ़ा दिया गया साथियों, तो यहाँ पर से बटा 100 आ जाता है। यहाँ पर से अपन अक्स की जो वैल्यू निकालते हैं वो निकलेगा साथियों, यहाँ पर से कितना, 300 गुणा 100 बटा 100 आ जाती है। ठीक है, सॉरी 150 है, क्योंकि यहाँ पर से दोनों को जुड़ गया, तो यहाँ पर जब इसको काट दें तो आपके पास में अक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 200 आ जाती है। अब 200 आ जाने के बाद में अपन क्या करेंगे साथियों, पहला जो लाभ है उसके बारे में बात करेंगे। पहला जो लाभ है उसको मन में P1 लिख देता हूँ, तो SP1 माइनस का CP1 लिख देता हूँ। ठीक है, CP1 की वैल्यू अभी मैंने निकाली है साथियों, कितनी आ जाती है, ये आ जाती है 200 आ जाती है। ठीक है, अब दूसरा जो है, दूसरा बात करते हैं, तो दूसरा अपन P2, दूसरा पी लाभ मतलब बोल सकते हैं, तो उसमें SP2 बोल सकते हैं, SP2 माइनस का CPU कह सकते हैं। यहाँ पर से क्या साथियों कि 20% बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा है, तो यहाँ पर से P2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.2 SP1 आ जाती है साथियों। ठीक है, माइनस का 200 आ जाती है। इतना करने के बाद में साथियों अपने को पास में क्या कहा गया है, जो P2 है वो 2P1 के बराबर हो रहा है, मतलब कि लाभ दोगुना हो रहा है। तो यहाँ पर से P2 की वैल्यू अभी अपन ने निकाली है साथियों, वो यहाँ पर से रख देते हैं, और जो P1 की वैल्यू है वो निकाली है अपन ने, यहाँ पर से रख देते हैं, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास में जो आंसर आएगा SP1 है वो आएगा साथियों 250 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही रहा। अगर नहीं समझ में आता है तो साथियों कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पर इसका पूरा का पूरा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि रेनू ने एक वस्तु 1240 रुपये में खरीदी और 25% घाटे पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 40% लाभ पर बेच दिया। रेनू को कुल मिलाकर कितने परसेंट लाभ हुआ वो पूछा गया है साथियों। ठीक है, यहाँ पर देखो साथियों, अपन CP मान लेते हैं, ये SP मान लेते हैं, ये बाद में प्रॉफिट हो गया और ये लॉस हो गया, ये इस प्रकार से अपन ने लिख दिया गया साथियों। अब माना 100% बराबर अपने पास में 1240 दे रखा है साथियों, मतलब लाभ घाटा बता रखा है, तो कितना का आएगा, 0.75 अपन लिख सकते हैं इसको, या फिर 75% अपन बोल सकते हैं। यहाँ पर से 100% है वो 1240 लिखा रखा है, तब जबकि मेरे को 75% निकालना है, तो यहाँ पर से कितना आएगा साथियों, ये आएगा 1240 गुणा 100 गुणा 75 आएगा साथियों। ठीक है, तो आप जब इसमें 75% की जो वैल्यू निकालोगे वो 930 रुपये आ जाती है। और ये जो 930 रुपये है साथियों, ये किसका होगा, जो दूसरी वस्तु है उसका आपके पास में कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि उसको 40% लाभ पर बेच दिया, मतलब कि 100% बराबर आपके पास में 930 आ गया साथियों। 1% अब जब निकालें तो 930 बटा 100 आ जाता है, और बाद में यहाँ पर क्या कहा गया है कि 40% लाभ पर बेच रहा है, तो मतलब कि 140 आप कह सकते हो। तो आपके पास में दूसरी वस्तु का जो CP SP आता है वो कितना आएगा साथियों, वो आएगा 1302 रुपये। अब देखो साथियों, इस पूरे प्रोसेस के अंदर से ये तो क्या हो गया, SP हो गया, और पहले CP कितना था, 1240 था। इन दोनों में जो डिफरेंस आता है साथियों कितना आता है, ये 62 रुपये का आता है, तो 62 बटा 1240 गुणा 100 आ जाता है साथियों। जब इसको आप सोल्व करते हैं तो आपके पास में कितना आएगा, 5% आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 40% ऊपर अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 70% सामान बेचता है और शेष माल अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा वो पूछा गया है। देखो साथियों, अपने क्या किया, उसका जो माल है उसका माल का CP मैंने 100 रुपये मान लिया। अब उसका जो माल है उस माल को मैंने क्या माना साथियों, 100 मान लेता है, उसकी क्वांटिटी मैंने 100 मान ली। अब यहाँ पर से क्या रहा कि 40% ज़्यादा अंकित कर रहा है, मतलब कि वो 140 कर रहा है। ठीक है, बाद में एक के बारे में बात करें तो कितना होगा, एक जो माल का जो मूल्य होगा 140 बटा 100 बराबर 1.4 आपको देखने को मिलेगा।
अब बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है कि 70% सामान को बेच देता है, मतलब कि 100 में से 70 चीज़ें बेच देता है, तो उनका मूल्य कितना होगा 70 गुणा 1.4 बराबर का 98 आपको पास में देखने को मिल जाता है। बाद में 30 वस्तु बचती हैं और 30 वस्तुओं को बाद में क्या कहता है साथियों कि वो 40% छूट पर दे सकता है। तो मतलब कि यहाँ पर से 1.4 गुणा 30 आ जाता है, ठीक है, और 60/100 आ जाता है। 60 मतलब 40%, मतलब कि यहाँ पर से 40% सूद दे रहा है तो 60 हो जाता है। तो इसको जब अपन सोल्व करें तो आपके पास में 25.2 आंसर देखने को मिलेगा। अब जो टोटल कितना हो गया 98 प्लस का 98 बाद में 25 प्लस 2 आ जाता है, तो यह टोटल कितना हो गया SP यहाँ पर चलता है साथियों, ये आएगा। तो टोटल SP कितना हो जाएगा साथियों, वो 98 प्लस का 25.2 आ जाता है। इन दोनों को जब अपन जोड़ते हैं तो 123 आएगा, 123.2 आ जाता है। टोटल वस्तु है, अब उनको लाभ अपने निकालना है तो 100 अपने को घटा देना है, तो आपके पास में 23.2 बचता है। कितना बचता है साथियों 23.2 बचता है। अब अपने को परसेंटेज निकालना है, तो 23.2 100 गुणा 100 आ जाता है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर आएगा कौन सा, थर्ड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, तो छूट परसेंट आपको ज्ञात करना है। देखो साथियों, जो हैं माना कि जो वस्तु की कीमत है मैंने 100 मान ली। कितनी मानी साथियों 100 मान ली आती है। 7 वस्तुओं की कीमत कितनी होगी 700 हो गई, और 9 वस्तुओं की जो कीमत हो जाती है वो 900 हो जाती है, ठीक है। 2 वस्तुएं उसके साथ में फ्री भी आ रही हैं, तो यहाँ पर से इसको किस प्रकार से करेंगे, इसको करेंगे 900 और 900 के साथ में अपन बात करें तो 100 माइनस का अक्स बटा 100 आ जाता है, ठीक है, और इजिकल टू आपके पास में 700 आ जाता है। ये कंडीशन आपके पास में देखने को मिलेगी। इसको जब आप सोल्व करते हो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 9 उधर चला जाता है, तो यहाँ पर से कितना बचेगा आपके पास में, यहाँ पर से बचेगा साथियों, ये बचेगा 200/9 बराबर आपके पास में अक्स बच जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में 22 सही 2/9 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल ऐसा ही है सेम टू सेम। यहाँ पर से क्या करा है कि 11 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त प्लस का 12.5% की अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट होगी, वो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। सबसे पहले बात करें 12.5% का मतलब क्या होता है साथियों कि 1/8 अपन कह सकते हैं, ठीक है। 1/8 है मतलब कि 8 वस्तुओं पर एक वो है वस्तु है वो फ्री देता है, मतलब कि ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें, देखो यहाँ पर से क्या आएगा, इधर सबसे पहले MRP हो जाएगी। MRP के बाद में यहाँ पर से भुगतान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से कितनी वस्तुएं ले रहा है, देखो यहाँ पर से 11 वस्तुएं ले रहा है और MRP है वो कितनी है 14 वस्तुएं की जाती है। बाद में ये भी कह रहा है कि यहाँ पर से 1/8 की अतिरिक्त छूट और दे रहा, मतलब कि 7/8 अपन कह सकते हैं। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में कितना आएगा 112 अनुपात का 77 आ जाएगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा साथियों 35 आएगा, 35/112 गुणा 100 आ जाता है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 500/16 बराबर का 31.25% आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि दीपेश 120 रुपये का लाभ कमाता है यदि वह पेंसिल की कीमत 2.5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है और 62 रुपये का नुकसान उठाता है। यदि वह समान पेंसिल 1.85 रुपये प्रति पेंसिल से बेचता है तो दीपेश के पास कितनी पेंसिल है, वो पूछा गया है। कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना साथियों। जब अपन ने मान ली कि जो माना पेंसिल है वो अक्स मान लेते हैं। बाद में क्या कर रहा है कि यहाँ पर से 2.5 हो रहा है तो 2.5 अक्स आ जाता है। साथ ही बात करें तो इसमें से कितना है 1.85 अक्स आ जाता है। 120 रुपये और साथ ही 62 रुपये अपन दोनों को इनको ऐड कर देना है, तो 120 प्लस का ये कितना आ गया 62 आ गया साथियों। जब अक्स की वैल्यू आप निकालते हो तो 0.65 आपके पास में आ जाता है और इधर 182 आ जाता है। अक्स की वैल्यू जो आप निकालोगे तो 182/65 आपको निकालना है, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 280 आएगा। कितना आएगा 280, सेकंड वाला आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दिया गया है कि एक डीलर एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 36% छूट की अनुमति देता है और अभी भी 28% लाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत मूल्य 10% कम हो जाती है तो उसे अब कितना प्रतिशत छूट की अनुमति देनी चाहिए ताकि पहले की तरह समान लाभ प्रतिशत प्राप्त हो सके, यह सवाल पूछा गया है। देखो साथियों, सबसे पहले जो अपन वस्तु है उस वस्तु का अपन CP मान लेते हैं 100 रुपये। कितना माना 100 रुपये माना। अब अपन SP निकालते हैं तो SP अपन किस प्रकार से निकालेंगे 100 गुणा 126 बता रहा है, ठीक है। 126 नहीं 128 है, 128/100 आ जाता है। तो जब इसको काटोगे तो आपके पास में 128 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं साथियों, यहाँ पर से वो कितना बता रहा है, यहाँ पर से वो छूट भी दे रहा है।
या फिर अपन इसका MRP निकालेंगे। MRP निकालेंगे तो अपने पास में से कितना है 128 गुणा 100/64 आ जाता है। तो जब इसको काटते हैं तो आपके पास में 200 यहाँ पर से MRP आ जाता है। अब क्या करेंगे साथियों, वस्तु का नया CP अपने को प्राप्त करना है। नया CP अपन बात करें तो कितना आएगा 100 आ जाता है। 100 के बाद में 90/100 आ जाता है। यहाँ से इतना आएगा 90 आ जाता है क्योंकि 10% कम बता रहा है। अब जो वस्तु का है वो नया CP, ये तो कौन सा था, ये CP था। SP अपने को फाइंड करना, तो SP अपन कितना करेंगे 90 गुणा 128 था, कितना आ गया 90 गुणा 128 गुणा जाता है साथियों 100 आ जाता है। तो आपके पास में कितना आएगा 115.2 आ जाता है। ये क्या मिल गया साथियों, ये वस्तु का नया SP या फिर सेलिंग प्राइस आपको मिल जाती है। अब ये कह रहा है कि छूट परसेंट आपको पूछ रही है, तो छूट परसेंट है तो कितना आएगा, पहले कितना था साथियों 200 आपने निकाला था MRP, माइनस का भी अपने कितना निकाला 115.2 बटा जाता है साथियों 200 और गुणा 100। जब इसको आप सोल्व करते हो तो आपके पास में आंसर आएगा 42.4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दिया गया है, एक कंपनी 15% बट्टा देने के पश्चात भी 19% लाभ कमाती है। यदि क्रय मूल्य में 12% की वृद्धि हो जाए तो MP बोले तो मार्क प्राइस को 10% बढ़ा दिया जाए तो कंपनी अब भी 15% बट्टा देती है, तो नया लाभ परसेंट आपसे पूछा गया है। देखो साथियों, अपन सबसे पहले किस प्रकार से करेंगे, CP बटा जाता है MRP, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हो कि MP भी बोल सकते हो, फिर मार्क प्राइस बोल सकते हो। जब इसको अपन कितना करेंगे, यहाँ पर से 100 आ जाता है, 100 में से आपने क्या किया 15 डिस्काउंट दे देता है। और जब MRP पर बात करें तो कितना है 19% लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस का 19 आ जाता है साथियों। तो आपके पास में कितना आएगा, जब इसको आप सोल्व करते हो तो आपके पास में आएगा ये 5/7 आ जाएगा साथियों। अब क्या करो साथियों, आप इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया तो आपके पास में 50 प्लस 50/70 आपके पास में देखने को मिल जाता है। बाद में क्या कह रहा है, बाद में ये कह रहा है कि देखो 12% की वृद्धि हो जाती है, और बाद में एक और आ जाता है 10% की वृद्धि हो जाती है। तो मतलब कि 50 का 12% अपन बात करें तो 6 आ जाता है, और इधर 70 का 10% अपन बात करें तो 7 आ जाता है। तो यहाँ पर से टोटल ऊपर वाला कितना आएगा 56/77 आपके पास में देखने को मिल जाता है। अब क्या करना है साथियों, अब यहाँ पर से करना है कि 56/77 बराबर आपके पास में 100 माइनस का 15% बट्टा दे रहा है, तो 15% बट्टा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नया लाभ उससे पूछा गया है, तो 100 प्लस का अक्स आ जाता है। दोनों तरफ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में जो अक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी साथियों 16.875 आएगी। तो 16.875 ऑप्शन नंबर 4 वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 37 संख्याओं का औसत 49 है, पहली 21 संख्याओं का औसत है वो 43.8 है, अंतिम 17 संख्याओं का औसत 55.6 है। यदि 21वीं संख्या को हटा दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, वो पूछा गया है। जैसा बोला गया है अपन उसी के हिसाब से काम करेंगे। सबसे पहले 37 संख्याओं का औसत 49 हो रहा है, मतलब कि 37 गुणा 49 बराबर आपके पास में कितना आएगा 1813 आएगा। बाद में क्या कर रहा है कि 21 संख्याओं का जो औसत है वो कितना बता रहा है 21 गुणा 43.8 बता रहा है, तो आप किसको कितना आएगा ये 919.8 आएगा। उसी प्रकार से दूसरा बात करें 17 संख्याओं का जो औसत बता रहा है वो 55.6 बता रहा है। 55.6 बता रहा है तो साथियों आपके पास में कितना आएगा, ये आएगा 945.2 आएगा। अब इन दोनों का आप ऐड कर दो, इन दोनों का ऐड करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, ये आ जाता है देखो 919.8 प्लस का 945.2 माइनस में से कितना घटा दो 1813 घटा दो। ये किसका आ जाएगा साथियों 21वीं संख्या का औसत आ जाएगा। अब इनको जब घटाओगे तो आपके पास में 52 आ जाएगा। अब यहाँ पर से क्या करोगे साथियों 1813 था उसमें से 52 घटा दो तो आपके पास में 1761 बचेगा। कितना बचेगा लाडले 1761 बचेगा। अब संख्या कितनी बच गई, पहले 36 थी, अब एक संख्या हटा दी तो आपके पास में संख्या बच गई 36, तो इसमें 36 का भाग दो तो आपके पास में आंसर आएगा 48.916। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं। 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, ठीक है, परंतु गणना करने के बाद में वह देखा गया है कि भूलवंश गणना करते समय मूलांक 27 को 32 लिखा गया। उचित संशोधन करने के बाद में नया औसत क्या होगा वो पूछा गया है। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना साथियों, जैसा है अपन उसी के हिसाब से काम करेंगे। 11 गुणा 9 आप कर दो तो आपके पास में 99 आ जाता है।
लेकिन बाद में क्या होता है साथियों कि 32 लिख दिया गया, ये नहीं लिखना था, लिखना क्या था 23 लिखना था, वो इसमें जोड़ दो तो आपके पास में 90 बच जाता है साथियों। जब 90 में 9 का भाग दोगे आपके पास में आंसर बचेगा 10। ऑप्शन नंबर पहले वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि 10 प्रेक्षकों का औसत है वो 46 है। बाद में पता चलता है कि 142 के स्थान पर एक प्रेक्षक को 42 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया है, तो सही औसत आपसे पूछा गया है। साथियों आप ये मेरे को कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। सेम टू सेम ऊपर वाला जो है वैसा का वैसा अपने को करना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल यह है कि 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि एक स्थिर राशि y को प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाता है तो औसत 47 हो जाता है, तो y का मान क्या होगा। देखो साथियों अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अपन करते हैं कि 8 गुणा 44। ठीक है, बाद में क्या करा कि प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाता है, तो मतलब कि 8 संख्याएं, तो यहाँ पर से कितना हो गया 8y हो गया। और औसत कितना बता रहा है 47 बता रहा है, तो 47 है तो 8 गुणा 47 आ जाता है साथियों। यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 352 आ गया। ये 8y आ जाता है और इधर कितना आएगा 376 आ जाता है। यहाँ पर से इसमें से घटा दो तो आपके पास में 8y बराबर आपके पास में 24 बचेगा, और y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी साथियों 3 आएगी। ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रहा, सवाल दिया गया कि 22 छात्रों का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है जब एक शिक्षक का वजन भी शामिल हो जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन 31 किग्रा था तो शिक्षक का वजन आपसे पूछा गया है। साथियों कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर से अपन ने मान लिया जो शिक्षक उस शिक्षक का वजन मैंने y मान लिया जाता। अब क्या होता है साथियों, उनका क्या होता है यहाँ पर से 31 गुणा 22, तो ये तो ठीक है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पर से शिक्षक का वजन और जोड़ देते हैं, और ये टोटल कितने हो गए साथियों 31 की जगह 32 हो गए। और अब इनका जो वजन है वो कितना हो जाता है साथियों, सॉरी यहाँ पर से 22 की जगह 23 छात्र हो जाते हैं टोटल, और इनका जो वजन है वो 32 हो जाता है। अब क्या करोगे साथियों, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। 736 माइनस का 682, तो लगभग 54 kg आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दिया गया है नेक्स्ट कि एक छात्रावास में 40 छात्र हैं, यदि 5 नए छात्र जुड़ते हैं तो भोजनालय का व्यय प्रतिदिन 48 रुपये बढ़ जाता है। वो प्रतिदिन व्यय है वो 48 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र औसत व्यय है वो 2 रुपये कम हो जाता है। भोजनालय का मूल व्यय क्या था, वो सवाल पूछा गया। देखो साथियों सबसे पहले बात करें जो कुल छात्र हैं कुल विद्यार्थी हैं वो कितने हो गए 40 थे, और 5 और इसमें बढ़ गए। बाद में अपन क्या करेंगे, उनका जो औसत व्यय है मैं ए मान लेता हूँ। क्या माना, ए मान लिया जाता है। और जब भोजनालय का है वो नया व्यय आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर से 40 ए प्लस का जाता है साथियों, यहाँ पर से 48 बढ़ रहा है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर से करेंगे 40 ए प्लस का 48 बटे 45 आ जाता है साथियों, क्योंकि 45 छात्र हो गए, माइनस का ए बराबर आ जाता है साथियों कि यहाँ पर से देखो क्या है कि 2 रुपये कम हो गया, तो -2 अपन करेंगे। जब इसको अपन क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की जो वैल्यू है वो निकल कर क्या आएगी साथियों, यहाँ पर से आएगी 138/5 बराबर 27.6 आ जाती है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया है कि मूल भी आपसे पूछा गया है, तो 47.6 मल्टीप्लाई किससे करना है 40 से, जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में 1104 आंसर आएगा। कितना आएगा 1104, ऑप्शन नंबर पहले वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है, यदि 40 किग्रा भार का एक व्यक्ति शामिल हो जाता है तो एक समूह का औसत भार 1 किलो बढ़ जाता है। यदि इस व्यक्ति का भार 28 किलो हो तो समूह का औसत भार 1 किलो कम हो जाता है। समूह का वास्तविक औसत भार आपसे पूछा गया है। इस सवाल को अपन क्या करेंगे साथियों, इस सवाल को करेंगे अपन जो समूह है उस समूह का जो औसत भार है, औसत भार कितना मानना है आपको, ए मान लिया। व्यक्ति कितने मान लिए साथियों, आपने एन मान लिए जाते हैं। कुल भार कितना हो गया साथियों, कुल भार हो गया एन ए। ठीक है, इसका प्रकार से कर सकते हैं। बाद में क्या करा कि 40 किलो का व्यक्ति शामिल कर लिया जाता, तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे साथियों, यहाँ पर से करेंगे एन ए प्लस का 40 बटा एन प्लस 1 आ जाता है साथियों। ठीक है, बराबर का ए प्लस 1, मतलब यहाँ पर से 1 किलो बढ़ रहा है तो इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। बाद में क्या करा है कि 28 किलो के बारे में और करा है, तो एन ए प्लस का 28 बटा जाता है साथियों एन प्लस 1, लेकिन उसमें से क्या हो रहा है ए -1 हो रहा है, मतलब एक बार है वो कम हो जाता है, तो इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 दे
अब यहाँ पर से क्या करेंगे, जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का अपन क्या करते हैं साथियों, कंपैरिजन करते हैं, तो आपके पास में n की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 5 निकल कर आ जाती है। इक्वेशन नंबर 2 माइनस, यहाँ पर बोल सकते हो कि इक्वेशन नंबर 2 माइनस का इक्वेशन नंबर 1 कर दो तो आपका आराम से निकल जाता है। या फिर ये कह सकते हो कि इक्वेशन नंबर ये आएगा 1 माइनस का 2 कर सकते हो तो आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पर से n की वैल्यू जो आएगी वो आ जाती है आपके पास में 5 आएगी। अब क्या करोगे साथियों, n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 5 आ गई, तो इसमें रख दो आप। यहाँ पर से कितना रखोगे, 5a प्लस का 40/5 प्लस 1 मतलब कि 6 हो गया, बराबर का a प्लस अपन 1 कर लेते हैं। यहाँ पर से a की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, कितना आएगा, 40 माइनस का 6 बराबर आपके पास में 36 आंसर आ जाए। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा साथियों, यहाँ पर से 36 आंसर आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर याद रख लेना इसको, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 102 का सवाल। 102 का सवाल है कि 10 में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर 15 रुपये खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने उस सभी के औसत व्यय के 9 रुपये अधिक खर्च किए। उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या थी, वो पूछा गया। यहाँ पर से क्या है साथियों, देखो 10 में से 9 लोग हैं तो 9 गुणा 15 रुपये वो खर्च करते हैं तो लगभग 135 आपके पास में आंसर यहाँ पर आ जाता है। अब जो औसत राशि है वो मैंने यहाँ पर से मान ली गई, अक्स मान ली जाती है। तो यहाँ पर 10 अक्स बराबर आ जाता है 135 प्लस का जो अक्स है वो यहाँ पर जाएगा अक्स प्लस 9 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना करोगे साथियों, ये अक्स इधर आ जाता है तो 9 अक्स बराबर आपके पास में आएगा 144। अक्स बराबर आ जाता है साथियों, कितना आएगा, यहाँ पर से आपके पास में 9 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा साथियों, यहाँ पर से 16 मिलेगा अक्स की वैल्यू। ठीक है, और बाद में अपन क्या करेंगे, 16 गुणा 10 कर देंगे तो आपके पास में 160 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला। नेक्स्ट बात करते हैं कि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 बता रहा है। ठीक है साहब, तो 10 गुणा 89 कर दो। बाद में अपन बात करें तो आपके पास में यहाँ पर से 890 दे रखा है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपये तथा शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर से क्या करोगे, 890 माइनस का 35 कर दो तो आपके पास में 855 आ जाता है, मतलब कि 9 वस्तुओं का। अब 9 वस्तुओं में से यहाँ पर 9 का भाग दे दो, आपके पास में कितना आएगा, 95 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दिया गया है कि एक अंत रहित पुनरावृत्ति रहित दशमलव संख्या स्वरूप होगा, तो वो क्या होगा साथियों, वो अप्रिमेय संख्या का स्वरूप होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 0.13 बार, 0.2 बार, सॉरी 0.3 बार, 0.2 बार, 0.4 बार, 0.5 बार दे रखा है। देखो इसको इस ऐसे सवाल को किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर से 0.3 बार दे रखा तो इसका मतलब क्या होता है साथियों कि 3/9 होता है, मतलब कि 1/3 होता है। इसी प्रकार से 2/9, इस प्रकार से 4/9 और 5/9 दे रखा है। इस प्रकार से आ गया तो आपके पास में किस प्रकार से लिखोगे, 3/9 प्लस का 2/9 प्लस का 4/9 प्लस का 5/9। इनका जो एलसीएम लोगे तो आपके पास में 9 आ जाता है और ऊपर वालों को जोड़ोगे तो आपके पास में 14 आ जाए। बाद में अपने पास में से आंसर क्या आएगा, एक बार जाएगा साथियों तो 1 सही 5/9 बचेगा, तो आप किस प्रकार से लिख सकते हो, तो 1.5 बार लिख सकते हो, तो आप आंसर रहेगा सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दिया गया है करंट का कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन देखो, बात करते हैं इस योजना का क्रियान्वयन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जा रहा है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है साथियों। दूसरा बात करें, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन लॉटरी द्वारा किया जाता है साथियों। ठीक है, ये बात एकदम सही है। दूसरा बात करें, इस योजना के अंतर्गत एक कैटल यूनिट में अधिकतम है वो कितने, देखो 40,000 रुपये का क्लेम आपको दे मिलेगा, ये बात भी सही है। इस योजना के लाभार्थी चयन सूची में अनुसूचित जाति जनजाति को क्रमशः 12-16% आरक्षण प्रदान किया जाता है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। तो ऑप्शन नंबर देखो सत्य कथन नहीं है, तो पहला और चौथा है वो सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल स्वावलंबन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और साथ ही बात करना है कि सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन बात करें, इस योजना के अंतर्गत दुर्लभ रोग से पीड़ित 14 वर्ष तक की बालक बालिकाओं को पात्र होंगे, ये बात यहाँ पर से गलत आती है साथियों। नेक्स्ट बात करें, इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड और सही है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल कृषि मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सवाल है साथियों आपके पटवार माइनर में भी आया, पटवार फाइनल में भी पेपर में आया और आपके मेन एग्जाम में भी छप सकता है, तो इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है,
तो देखो पहला बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत किसान की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने के लिए एग्री स्टेक योजना प्रारंभ की गई। ठीक बात आती है साथियों। दूसरा बात करें, यह योजना 2 सितंबर को केंद्रीय किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। ये बात भी सही आती है। दूसरा बात करें, इस योजना के अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में 5 करोड़ डिजिटल किसान आईडी बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बात यहाँ पर गलत आती है। सत्य कथन पहला और दूसरा है। नेक्स्ट बात करते हैं, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत विकसित देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है? तो मसाले गांव गुजरात का है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो साथियों किसे प्रदान किया गया? ये राजेंद्र कुमार को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि GSAT-N2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन किया जाता है कि यह भारत का एक संचार उपग्रह है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, इसे PSLV C60 द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर गलत आती है साथियों। इसे सुपर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। ये बात यहाँ पर सही आती है। ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा आपके सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नवंबर 2024 में भारत ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त युद्धाभ्यास ऑस्ट्रो हिंद के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा कि अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान की किस खिलाड़ी को कांस्य पदक जीता? तो किसने जीता? मोनिका श्योरण ने जीता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर 125 मेगावाट क्षमता की 3 लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं? तो ये गूढ़ा बीकानेर में प्रस्तावित है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया? तो किससे कौन है वो? तो साथियों वो जाता है कुवैत के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक ने 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तो संजय मल्होत्रा को किया गया साथियों। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी छप सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दिया गया कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है कि इसके तहत देश भर में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र BRC खोले जाएंगे। ठीक बात आती है। जागरूकता फैलाने हेतु 30,000 कृषि सखियाँ तैनात की जाएंगी। ये बात भी सही है। इसके तहत देश भर में 2,000 प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे। ये बात भी सही है। तो तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 6 दिसंबर को मनाए गए पहले विश्व ध्यान दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी साथियों, आंतरिक शांति वैश्विक सद्भावना इसकी थीम थी। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी द्वारा वर्ष 2023 हेतु यूसुफ खान मेवाती को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका संबंध है, तो इनका जो संबंध है साथियों, ये किससे आ जाता है? ये लोक संगीत से इनका संबंध आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 19वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया साथियों? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी के सवाल आ जाते हैं। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है साथियों, तो क्या जाता है? बहुत गुस्सा होना। दूसरी बात और है साथियों, ये माइनर टेस्ट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आपको टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ है, फुल टेस्ट नहीं हुआ है। तो ऐसा मत सोचना कि कुछ चीज़ें आपके यहाँ पर स्किप कर दी गई हैं। टॉपिक वाइज में क्या होता है, आपको टॉपिक बता दिया जाता है और उसी से टेस्ट होता है। फुल टेस्ट होता है तो आपको कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए वो टेस्ट सीरीज बनाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सब की बुद्धि मारी जाना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो कौन सा आता साथियों? जाता है कुएं में भांग पड़ना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दिया गया है कि सब और लाभ होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो 5 उंगलियां घी में होना सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मुहावरे की दृष्टि से असंगत विकल्प आपको बताना है। तो कौन सा आएगा? देखो, रंग में भंग होना, ध्यान न देना, ये बात यहाँ पर से असंगत आपको देखने को मिल जाता है साथियों। दूसरा बात करते हैं, दिया गया है कि जीविकोपार्जन के साधन ठुकरा देना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा आएगा साथियों? तो जाता है भरी थाली को लात मार देना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया। तो साथियों आरंभ करना इसका सही आंसर रहेगा।
सवाल दिया गया है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, तो कौन सा आएगा साथियों, द्रौपदी आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यय की दृष्टि से असुमिलित विकल्प आपको बताना है, तो साथियों कौन सा आएगा, स्थान धन अन्य, स्थान ही आपसे असुमिलित है। नेक्स्ट बात करते हैं किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है, तो किस में नहीं है साथियों, कमल में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का प्रयोग ही किया गया है, तो किस में किया गया है साथियों, यह जाता है भारतीय, सड़ियल और राघव में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं तो किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ, तो किस में हुआ साथियों, औत्पातिक में हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा कि प्रत्यय रहित शब्द है, तो प्रत्यय रहित शब्द कौन सा आएगा साथियों, सावधान आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ है साथियों, मानवता में हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं किस शब्द में यह प्रत्यय है, तो यह प्रत्यय कौन सा आएगा साथियों, धैर्य में है। नेक्स्ट बात करते हैं एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है, तो वो कौन सा आएगा साथियों, वो आ जाता है विपर्य आ जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं किस शब्द में बद उपसर्ग नहीं है, तो बद उपसर्ग कौन से में नहीं है साथियों, बद स्तूर में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द आपसे पूछा गया, तो कौन सा आएगा, अनार आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है, तो प्र में कौन सा नहीं आएगा साथियों, आ जाता है यह आएगा प्रतीक में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं, तो किस में हुए हैं साथियों, यह आता है निरुत्साह में, साहित्य में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो कौन सा आएगा साथियों, निर्णय आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प में के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग कौन कौन से में आएगा, अन्वेषण आएगा और अनुभव दोनों में है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आता है कि अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, तो कौन सा आएगा साथियों, अतिथि आएगा। किस विकल्प में उपसर्ग है, तो किस में है साथियों, बतौर में आपको देखने को मिलेगा। मतक्य शब्द का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया, तो मत धन एक क्या आएगा साथियों। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सही संधि विच्छेद नहीं है वो पूछा गया, तो इसमें से देखो कौन सा आएगा, सड आनन है, वो सट धन आनन आ जाता है। इसमें से देखो गलती क्या की गई है साथियों, ये इसमें आएगा सट, ये स आएगा, ये अद आएगा, सट धन आनन आएगा। ठीक है, बस इतना सा ही फर्क है। ऐसा ही सवाल आपको फर्स्ट ग्रेड का जो पहला पेपर हुआ था वैसे ऐसा माइनर से मिस्टेक दी गई थी, वैसा सवाल पूछा गया था। ये व्यंजन संधि का उदाहरण आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से सही संधि किस विकल्प में हुई है, तो किस में हुई साथियों, साधु धर्म आचरण में हुई है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं संधि में होता है, तो संधि में क्या होता है साथियों, दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किस शब्द में संधि नहीं है, तो किस में नहीं है साथियों, पराजय में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है साथियों, दुरावस्था आ जाती है, दुरावस्था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, स्वर संधि के भेद आपसे सवाल पूछा गया, तो साथियों 5 आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों, अस्सी, खड़ग और कृषांगी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किस विकल्प में सोना का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा है साथियों, साकेत है, नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों, दैत्य, तमचर और तमुचोर आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पत्ता शब्द का प्राय नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों, यह आता है कुसुम नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं बाण शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बाण का कौन सा नहीं है, वेणु नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मित्र शब्द का प्राय नहीं है, तो मित्र शब्द का कौन सा नहीं है साथियों, यह आ जाता है, यह आएगा आत्मज आएगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों, पंख, कदर्म और श्रीपर्ण आ जाते हैं। और आज का लास्ट सवाल बात करते हैं किस विकल्प में कर्ण का पर्यायवाची प्राय नहीं है, तो वो आ जाता है साथियों, ब्रजेश आ जाता है। इस प्रकार से आपका वीडियो का जो माइनर 1 है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है साथियों। वीडियो की जो टेस्ट सीरीज है इसमें जितने भी माइनर होंगे, जितने भी अपन फुल टेस्ट होंगे, सारा का सारा एनालिसिस करने वाले हैं। पटवार की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें से 2.0 का अपन कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं साथियों। 5 माइनर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, एक फुल टेस्ट हुआ है उसका भी अपन एनालिसिस जल्दी करने वाले हैं। और साथ ही बात करें अपन 4th ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें से 2 माइनर हो चुके हैं, दोनों के दोनों अपन कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, एकदम कंप्लीट एनालिसिस किया है साथियों। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मेरे को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता रहे। और ऐसे ही जितनी भी अपन टेस्ट सीरीज होंगी उन सारी टेस्ट सीरीज़ों का अपन एनालिसिस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।